नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव। आज हम लोग जन्म कुंडली में राहु और केतु के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हम यह भी जानेंगे कि कब और किन किन परिस्थितियों में राहु और केतु जन्म कुंडली में योगकारक होकर अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं तथा कब और किन किन परिस्थितियों में राहु और केतु जन्म कुंडली में अकारक होकर अपना खराब या बुरा प्रभाव देते हैं। आप भी अगर राहु और केतु से बेवजह डर रहे हैं या आपको भी यह बताया गया है कि राहु और केतु सदैव बुरा प्रभाव ही देते हैं, तो आज का विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर आपके मन में राहु और केतु को लेकर कोई संशय है तो वो निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। तो आइए आज के विषय पर आते हैं। अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक है, मतलब कि राहु और केतु जन्म कुंडली में कारक हैं, जन्म कुंडली के शुभ भावों अर्थात केंद्र या त्रिकोण में इन्हीं भावों के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो किसी भी अन्य ग्रह से ज़्यादा धन और सफलता देने वाले बन जाते हैं। अर्थात राहु और केतु जब व्यक्ति को देने पर आ जाते हैं तो छप्पर फाड़ के धन देने लगते हैं। इनको खुद भी नहीं पता रहता है कि ये जातक को कितना धन दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु किसी अन्य ग्रह के साथ युति करते हैं, अर्थात जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर राहु या केतु के साथ उसी भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठ जाते हैं, तो राहु अपने साथ बैठे ग्रह को दुर्योग लगा देते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। मंगल के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो अंगारक दोष बन जाता है। बुध के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो बंधन दोष बनता है। बृहस्पति के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। शुक्र के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो लंपट या चरित्रहीन दोष का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जातक में चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। और शनि के साथ अगर राहु या केतु बैठे हों तो श्रापित दोष का निर्माण कर देते हैं। आइए अब राहु और केतु के स्वभाव को समझ लेते हैं। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, अर्थात शनि के समान राहु। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि का छाया कहा गया है। और पूज्यवत केतु, अर्थात मंगल के समान केतु। एक बात और, जिस लग्न कुंडली में शनि योग कारक होते हैं तो राहु और केतु भी योग कारक होते हैं। और जिस लग्न कुंडली में शनि अकारक होते हैं तो राहु केतु भी अकारक हो जाते हैं। और जिन जिन ग्रहों के साथ शनि नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, राहु केतु भी उन ग्रहों के साथ मित्रता रखते हैं। और जिन जिन ग्रहों के साथ शनि नैसर्गिक रूप से शत्रुता रखते हैं, राहु केतु भी उन ग्रहों के साथ शत्रुता रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के पास अपनी खुद की अर्थात स्वतंत्र राशि नहीं है। राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं और केतु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। परंतु राहु और केतु को स्वतंत्र महादशा और स्वतंत्र नक्षत्र दोनों प्राप्त है। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु कर्क राशि को अपना मूल त्रिकोण राशि मानते हैं और केतु मकर राशि को अपना मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को गुरुवत दृष्टि अर्थात देवगुरु बृहस्पति के समान दृष्टि प्राप्त है। मतलब जिस तरह देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे रहते हैं तो वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार राहु और केतु भी जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे रहते हैं तो वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं।
राहु और केतु के भ्रमण करने की गति बहुत ही मंद रहती है, इसलिए ये दोनों सदैव वक्री रहते हैं। राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं और इन दोनों के चलने की गति एक समान होने के कारण जन्म कुंडली में ये दोनों सदैव एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अर्थात राहु जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे रहते हैं तो केतु ठीक उससे 7वें भाव में, मतलब ठीक सामने बैठे रहते हैं। अब यहाँ एक बात और समझिए, जन्म कुंडली किसी भी लग्न का हो, राहु अगर जन्म कुंडली के 3य भाव, 6ठम भाव या 10म भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो कारक हो जाते हैं, और केतु अगर जन्म कुंडली के 9म भाव या 12 भाव में बैठे हों तो कारक हो जाते हैं। अर्थात इन भावों में बैठने से राहु और केतु को विशेष कारकत्व प्राप्त हो जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए शास्त्र कहता है कि राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे रहते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। और अगर जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ उसी भाव में कोई अन्य ग्रह बैठे हों, अर्थात जिस किसी भी ग्रह के साथ राहु या केतु की युति हो, तो उसी ग्रह के समान ये दोनों अपना स्वरूप बना लेते हैं और उस ग्रह के समान ही फल देने लगते हैं। जैसे यदि राहु या केतु सूर्य के साथ हैं तो सूर्यवत, चंद्रमा के साथ हैं तो चंद्रवत, मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगलवत, इसी तरह से। अब साथ ही साथ शास्त्र ये भी कहता है कि राहु और केतु जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठे रहते हैं उस ग्रह के बल में 2 गुना ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। अर्थात अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह राहु या केतु के साथ उसी भाव में बैठे हों तो राहु और केतु उस ग्रह के बल को 2 गुना और अधिक बली कर देते हैं। अब यहीं पर समझने वाली बात है कि एक तो हमने यह जाना कि राहु और केतु सर्वाधिक पापक ग्रह हैं और ये दोनों जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह को दुर्योग में डाल देते हैं। और दूसरा हमने यह जाना कि राहु और केतु जन्म कुंडली में जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह के बल को 2 गुना और अधिक बढ़ा देते हैं, स्वयं भी उसी ग्रह के समान स्वरूप बना लेते हैं और उसी ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। तो हम जन्म कुंडली में राहु और केतु के कौन से प्रभाव को समझें, दुर्योग वाले प्रभाव को या योग कारक और बल वृद्धि करने वाले प्रभाव को? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रभाव दोनों का मिलता है, दुर्योग का भी और बल में वृद्धि का भी। राहु और केतु अगर जन्म कुंडली के शुभ भावों अर्थात केंद्र के भाव 1, 4, 7 और 10 या त्रिकोण के भाव 5म और 9म में से किसी भी भाव में बैठे हों तो इन भावों में राहु और केतु अकेले होने पर भी योग कारक हो जाते हैं, लेकिन 7म भाव में बैठने पर राहु या केतु को केंद्र में बैठने का शुभ फल और साथ ही साथ मारकत्व भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 7म भाव जन्म कुंडली का मारक भाव होता है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए राहु मकर लग्न कुंडली में 9म भाव में अकेले बैठे हों तो 9म भाव में अंक लिखा है 6, अर्थात कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो 9म भाव में अकेले बैठने पर राहु वही फल देंगे जो फल बुध का होगा। बुध मकर लग्न में सबसे कारक ग्रह होते हैं, राहु भी इस अवस्था में बुध के समान ही श्रेष्ठ फल देंगे। अब आगे समझिए, अगर राहु और केतु जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के किसी भाव में इन्हीं भाव के स्वामी अर्थात केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों तो निश्चित रूप से योग कारक होते हैं और अपने साथ बैठे ग्रह के बल को 2 गुना बढ़ाकर और अधिक श्रेष्ठ फल प्रदाता बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण अर्थात 1, 4, 7, 10 या 5 या 9 भावों में से किसी भी भाव में अगर इन्हीं भावों के स्वामी के साथ बैठे हों तो निश्चित रूप से योगकारक होकर अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और इस अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में से जिस किसी भी भाव के स्वामी राहु या केतु के साथ बैठे होते हैं वो ग्रह और ज़्यादा बलवान होकर अपना शुभ फल देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसी कुंडली के 10वें भाव में राहु के साथ शुक्र बैठे हों तो हो सकता है कि जातक में थोड़ा चारित्रिक दोष हो, लेकिन इस अवस्था में राहु शुक्र को बहुत ज़्यादा बलवान कर देंगे। मकर लग्न में शुक्र भी सर्वाधिक योग कारक होते हैं और 10वें भाव में बैठकर शुक्र मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और जातक को जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता और सभी सुखों को दिलाने वाले होंगे। लेकिन अगर राहु या केतु जन्म कुंडली के शुभ भावों अर्थात केंद्र या त्रिकोण में बैठकर जन्म कुंडली के अशुभ भाव अर्थात 6, 8 और 12 भावों के स्वामी के साथ युति करेंगे तो फिर इस अवस्था में जातक के लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस अवस्था में राहु या केतु अगर 6, 8 या 12 भावों में से किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे तो उस ग्रह के बल में भी वृद्धि करेंगे और उस ग्रह के समान ही अपना स्वरूप बनाकर अशुभ फल देंगे। अब यहाँ एक बात और समझिए, राहु और केतु अगर शुभ केंद्र के स्वामी ग्रह के साथ बैठेंगे तो इन्हें भी केंद्राधिपति दोष लग जाएगा और अगर पाप केंद्र के स्वामी ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ फल देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर जन्म कुंडली में राहु या केतु सप्तमेश अर्थात 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हों तो राहु और केतु को केंद्र के स्वामी के साथ बैठने का शुभ फल और साथ ही साथ मारकत्व भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 7वें भाव जन्म कुंडली का मारक भाव है। अगर राहु या केतु जन्म कुंडली के अशुभ भावों अर्थात 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो अशुभ फल देते हैं। और अगर राहु और केतु जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में से किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठे हों तब भी अपना अशुभ फल देते हैं। इस अवस्था में राहु और केतु 6, 8 या 12 भावों के स्वामी में जिसके साथ बैठे होते हैं उसी ग्रह के बल को 2 गुना बढ़ा देते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय, तृतीय और एकादश स्थान में राहु या केतु अपना सम प्रभाव देते हैं, अर्थात ना बहुत श्रेष्ठ और ना बहुत खराब। इसलिए जन्म कुंडली में राहु और केतु के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि ये दोनों जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं और उस भाव में कौन सी राशि बनी हुई है तथा राहु और केतु के साथ कौन ग्रह बैठे हैं। अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु किसी शुभ भाव में कारक ग्रह के साथ बैठे हों तो कारक हो जाते हैं, और यदि ये दोनों 6, 8 और 12 भावों में से किसी भी भाव में किसी अकारक ग्रह के साथ बैठे हों तो ये भी अकारक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भाव में बैठे राहु या केतु पर यदि पापक ग्रह की दृष्टि हो तो राहु केतु अपनी दशा अंतर्दशा में और अधिक कष्ट और परेशानी देने लगते हैं। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अब आज अनुमति दीजिए। प्रणाम।